नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। दोस्तों, रेपुटेशन मीडिया के प्रोग्राम खास शख्सियत में आपका स्वागत है। और आज के प्रोग्राम के खास शख्सियत हैं गौतम बुद्ध नगर जिला के चिठैरा गांव में जन्मे आलोक भाटी। आलोक भाटी का नाम आजकल आप लोग सुन ही रहे होंगे। आलोक भाटी चिठैरा गांव के अभी आईपीएस में उनका सिलेक्शन हुआ है। और उससे पहले आप लोग अभी आईटीबीपी में असिस्टेंट कमांडेंट की जॉब कर रहे थे। तो अभी हम बात करते हैं आलोक भाटी जी से और जानते हैं उनके जीवन के सफ़र के बारे में कि उनकी एक गांव के किसान के बेटे से और आईपीएस तक की यात्रा कैसी रही। तो बात करते हैं आलोक भाटी जी से। भाटी जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। आज एक किसान का बेटा आईपीएस ऑफिसर बन गया, ये बड़ी खुशी की बात है। और हम सब लोग किसान परिवार से ही आते हैं, उसी परिवेश से आते हैं। और जब हमारे बीच का बच्चा कोई निकल कर ऑफिसर बनता है तो एक अलग ही खुशी होती है। तो आलोक भाटी जी, आपका चिठैरा गांव है, तो आप कुछ पहले तो अपना इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों को दे दें कि आपका नाम, आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं और अपने बारे में थोड़ा बताएं। मैं असिस्टेंट कमांडेंट आलोक कुमार भाटी हूं और मैं वर्ष 2016 से इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स में एज एन असिस्टेंट कमांडेंट काम कर रहा था। मैं चिठैरा गांव का रहने वाला हूं। जैसा भाई ने आपको बताया, मेरी फैमिली में मेरे फादर, मदर और बड़े भाई और बहन हैं। और अभी इस वर्ष मैंने 2021 की सिविल सर्विसेज परीक्षा में 413वीं रैंक प्राप्त करी है और पुराने रुझानों के हिसाब से मुझे आईपीएस सर्विस अलॉट होने की संभावना है। चलिए, बहुत बढ़िया। ये तो आपका इंट्रोडक्शन हो गया। आपके फादर गांव में किसान हैं, खेती करते हैं, उसके साथ वो कुछ और भी उनका बिजनेस था या खेती से ही एसोसिएट थे? फादर मेनली खेती से ही एसोसिएटेड थे। इसके अलावा हमारी कुछ भैंसें भी थी जिनको हम अपने यूज में जिनका दूध बेच के भी हम अपना काम। अच्छा, मतलब दूध का बिजनेस भी फादर का था? साथ में था। अच्छा अच्छा। तो आपकी प्रारंभिक एजुकेशन जो है वो कहाँ हुई? मैंने 8th तक की पढ़ाई यहीं गांव से करी थी, 2-3 स्कूलों से। उसके बाद 8th से लेके जो 12th तक की मैंने पढ़ाई है वो दिल्ली पब्लिक स्कूल एनटीपीसी टाउनशिप है विद्युत नगर, वहाँ से करी थी। अच्छा, दिल्ली पब्लिक स्कूल का विचार जो है वो कहाँ से आया? मतलब दिल्ली पब्लिक स्कूल में एडमिशन लेना है गांव के बच्चे को, वो थॉट आपका था या फादर का था, किसका था, कहाँ से आया वो? जब हमारे गांव में 8th तक ही इंग्लिश मीडियम स्कूल हुआ करते थे। अच्छा, आपने इंग्लिश मीडियम से ही? हाँ। तो फिर जब 9th में एडमिशन लेने की बारी आई तो किसी ने मेरी मदर को सजेस्ट किया था कि ये लड़का इंटेलिजेंट है और डीपीएस एक बहुत अच्छा स्कूल है, तो आप इसको वहाँ एडमिशन कराओ। मतलब आप पढ़ने में बचपन से ही अच्छे थे? हाँ। तो फिर मेरी मदर का ये इनिशिएटिव था कि चलो इसको डीपीएस में एडमिट कराते हैं, तो तब मैंने फिर डीपीएस में एडमिशन। तो आप गांव से ही डीपीएस में जाते थे? हाँ, गांव से मैं डीपीएस में डेली जाता। तो 12th आपकी डीपीएस से हुई? हाँ। उसके बाद ग्रेजुएशन? फिर मैंने डीपीएस से 12th करने के बाद रामजस कॉलेज से बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स किया 2015 में, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमए इकोनॉमिक्स में परस्यू कर रहा था और 3 सेमेस्टर होते होते मेरा आईटीबीपी में सिलेक्शन पहले ही हो चुका था और फिर मेरी ट्रेनिंग शुरू हो गई, तो मैंने 3 सेमेस्टर के बाद ड्रॉप आउट कर लिया। ओके, मतलब आपने मास्टर्स नहीं की? हाँ, 3 ही सेमेस्टर मैंने किए थे 4 में से। तो आप कितने टाइम से अभी आईटीबीपी में कर रहे हैं जॉब? मैं 15 दिसंबर 2016 से सर्विस में हूँ। ओके, असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पे मैं काम कर रहा हूँ। तो अभी जैसे अब आपको आईपीएस हो गया तो वहाँ से रिलीव कैसे, उसका क्या प्रोसीजर है? उसका अभी जैसे मैंने डिपार्टमेंट से परमिशन ले रखी थी तो टेक्निकल रेजिग्नेशन मेरा होगा और मेरा फाउंडेशन कोर्स जो है वो 29 अगस्त से स्केड्यूल्ड है लबासना मसूरी में। तो मैं करीब 15 से 17 अगस्त के आसपास आईटीबीपी से लबासना जाने के लिए रिलीव हो जाऊंगा। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। तो अभी आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी कुछ समय में। तो आलोक भाटी जी, आप गांव में हैं, गांव के परिवेश में रहे, आईपीएस का जो विचार है, आप असिस्टेंट कमांडेंट ऑलरेडी बन चुके थे, तो सिविल सर्विसेज का क्या पहले से ही उसमें था कमांडेंट बनने से पहले, या क्या बाद में कुछ ये विचार आया? सबसे पहले तो विचार ये था कि मेरे को ऑफिसर बनना है।
उस वजह से मैंने 2012 में एनडीए की परीक्षा पास करी, एसएसबी क्वालिफाई किया, मेरे को एनडीए में रैंक 62 आया था जी। हम 506 कैंडिडेट सिलेक्टेड थे, बट कुछ एक कारणों से मैं तब नहीं जा पाया था। अच्छा, आपने एनडीए भी क्वालिफाई कर लिया था? एनडीए में मैंने एयरफोर्स के लिए भी क्वालिफाई किया, पीएबीटी भी मेरा क्वालिफाइड था। तो वो जो उस टाइम जो शुरुआत हुई थी कि ऑफिसर बनना है, फिर वो कंटिन्यू रहा। फिर जब मैंने ग्रेजुएशन खत्म करी तो जैसे ही मेरी एज हुई तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट निकाल दिया एग्जाम। ओके। तो फिर मैं जब सर्विस कर ली मैंने और 3 साल, तो फिर मेरे को लगा कि शायद मैं इससे बेहतर और बड़ा भी कर सकता हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि अब पूरा जितना मैं कोशिश कर सकता हूँ उससे पूरा कोशिश करके मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करता हूँ तो कुछ बेहतर हो जाए। तो 3 साल बाद आपने जॉब के फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी शुरू कर दी। अच्छा, ये जब आपने स्टार्ट किया तो कोई मेंटोर तो आपका रहा होगा, किसी ने आपको तैयार किया होगा, किसी ने आपको सजेशन दिया होगा, कुछ इस तरीके की कुछ चीज़ें? इसका अगर मैं बोलूँ तो सारा का सारा जो क्रेडिट है वो मेरा बैचमेट था आईटीबीपी में, मेरा रूममेट भी था बेसिक ट्रेनिंग में। हम 2 ऑफिसर ट्रेनिंग एक रूम शेयर करते थे, तो मेरा रूममेट होता था असिस्टेंट कमांडेंट विकास रोहेला, जो इस बार सिविल सर्विसेज 2021 में उसको 221 रैंक भी मिला है। ओके। तो उससे मेरे को कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिला कि भाई मैं सिविल सर्विसेज करूँ, क्योंकि वो पहले से इस प्रिपरेशन में था। ओके। तो उसने ही इस बार मेरे पूरे प्रिपरेशन को गाइड किया, या पूरी तरह से मतलब मोटिवेट करना या कुछ भी आप कहें सपोर्ट करना, वो सारा काम उसने। भाई भाटी जी, ये तो बड़ा अच्छा हो रहा है, एक आईएएस और एक आईपीएस दोनों ही मतलब रूममेट और दोनों ऑफिसर दोनों ही जो सिविल सर्विसेज में आ गए, तो बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल, मतलब 1 से 2 भले हमेशा। नहीं, ये होता क्या है कि जब 2 लोग एक साथ निकल रहे हो और दोनों ही मंजिल पे चले जाएं, तो उससे बढ़िया क्या हो सकता है। बिल्कुल। आप गुर्जर समाज से आते हैं और आज से 15-20 साल पहले गुर्जरों में ऑफिसर्स होना, ये समझो कि एक बहुत रेयर कंडीशन होती थी। आज एजुकेशन का स्तर गुर्जर कम्युनिटी में बढ़ रहा है और अफसर बन रहे हैं, तो कैसा आपको भी फील हो रहा है कि भाई कम्युनिटी से निकल कर आप एक ऑफिसर बने हैं और गांव में रहे हैं, तो अभी कैसा, क्योंकि आप तो एक ऑलरेडी जॉब में कर ही रहे हैं, तो अभी कैसा फील कर रहे हैं, मतलब फील कैसा हो रहा है? बेशक कुछ एक सामाजिक आर्थिक कारण थे जिनकी वजह से हमारी कम्युनिटी पहले थोड़ा पीछे थी, मैं कहूँगा, चाहे सरकारी नौकरी है चाहे शिक्षा क्षेत्र है। जैसे कि जब 2007 में मैंने पहली बार डीपीएस में एडमिशन लिया, तो हम गांव से डीपीएस में एडमिशन पाने वाले पहले 2 बच्चों में से मैं एक था जी। उसके बाद आज की तारीख में मेरे गाँव से बहुत सारे बच्चे डीपीएस में पढ़ रहे हैं, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। बट जो पुराना हिस्टोरिकल जो बैकलॉग है, या आप बोलें कि हिस्टोरिकल जो बर्डन था हमारे ऊपर, उस वजह से कहीं हम पीछे थे। बट जैसे अब मैं खुद हूँ, मैं गांव में पला बढ़ा, सब कुछ मैंने शिक्षा विक्षा यहाँ से ली है, उसके बावजूद मैं आज इस मुकाम पे पहुँच गया हूँ, तो बेशक अच्छा लगता है। खुद के लिए, फैमिली के लिए, पूरी कम्युनिटी, गाँव, सबके लिए अच्छा लगता है। तो घर में किन किन लोगों का आपको जो है कोऑपरेशन रहा, किन किन लोगों का आप लोगों की मतलब आपकी तरफ जो है पढ़ाने में हर चीज़, मदर का तो था ही था, और घर में कौन कौन लोग अप्रिशिएट करते थे आपको? जैसे मैं एक जॉइंट फैमिली में हूँ, तो हमारी फैमिली काफ़ी बड़ी है, तो हर आदमी का कंट्रीब्यूशन होता है जो आपकी सक्सेस होती है। कोई आपको फिजिकल इमोशनली सपोर्ट कर रहा होता है, कोई आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा होता है, कोई आपकी मेंटरशिप कर रहा होता है। तो उस तरह से तो पूरी फैमिली का रोल है ही। बाकी फिर क्लोज फैमिली की बात करें तो मदर, फादर और मेरे भाई और मेरे सिस्टर जो मेरे से दोनों बड़े हैं, तो उनका भी बेशक इसमें काफ़ी। जो दोनों लोग बड़े हैं आपसे? दोनों मेरे से बड़े हैं। अच्छा, बड़े भाई क्या कर रहे हैं? बड़े भाई अभी दादरी में एक्सपोर्ट फैशन हब के नाम से एक मल्टी ब्रांड अपैरल स्टोर चलाते हैं। अच्छा। और मेरी जो सिस्टर है वो अभी पीएचडी कर रही है फिजिक्स से, तो उसको CSIR से जो JRF मिला था वो भी SRF में कन्वर्ट हो गया है। ओके, तो मतलब सिस्टर भी जो है अभी डॉक्टर बनने वाली है? हाँ, वो जल्दी डॉक्टर बन जाएगी जब उसकी। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ये तो अभी आप, देश के अंदर करप्शन एक बड़ा मुद्दा है, और आप तो अफसर हैं ऑलरेडी, क्योंकि आप ITBP में जॉब कर रहे हैं। वहाँ इतना फेस इस चीज़ को नहीं किया जाता, क्योंकि जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं या सेंट्रलाइज्ड फोर्सेज हैं, उनमें कहीं नहीं कहीं करप्शन जो है वो थोड़ा सा उसको साइड रखा जाता है। लेकिन अभी आप सिविल सर्विसेज में आ गए हैं और यहाँ आपको पब्लिक डोमेन में ही वर्क करना है, और करप्शन यहाँ बड़ा मुद्दा है। तो करप्शन के प्रति आपकी क्या सोच है? आप क्या उसके बारे में क्या सोचते हैं?
जैसा आप बोल रहे हैं और इवन आप डेटा भी देखें तो हम करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इशू करती है उसमें भी हम काफ़ी 80-86वें नंबर पे रहते हैं जी। तो बेशक ये बड़ी परेशानी है, बट जब हम सर्विस में जा रहे हैं तो हमारे आइडियल्स हैं कि हम ट्रांसपेरेंसी से काम करेंगे, हम ऑनेस्टी के साथ काम करेंगे। हमने इतनी सारी एथिकल वैल्यूज़ पढ़ी हैं अपनी प्रिपरेशन के दौरान। तो मेरा सिर्फ ये मानना है कि ना सिर्फ पढ़ना बल्कि जब हम उनको अपने अंदर आत्मसात कर लेंगे इन सारी मॉरल वैल्यूज़ को तो बेशक करप्शन कम हो जाएगा। मतलब सोसाइटी का बहुत फ़र्क पड़ता है और उसके साथ साथ एजुकेशन में जो चीज़ें आती हैं, होता क्या है ना कि शपथ तो हर आदमी लेता ही है, शपथ तो लेते ही हैं, चाहे वो नेता हो चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो कोई भी हो, लेकिन उसके बाद भी ना चीज़ें बड़ी अनकॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारी बैकग्राउंड से, कहीं ना कहीं हमारे संस्कार से भी ये चीज़ें प्रेफर करती हैं। दूसरा आपके साथ तो एक बेनिफिट ये भी है कि आप ITBP में ऑलरेडी जॉब कर चुके हैं, तो आपके अंदर जो एक फोर्स का जो रॉयलिज्म है वो कहीं ना कहीं इसमें आपको बड़ा हेल्प करेगा, जहाँ तक मैं सोचता हूँ। फोर्स में हमेशा आपको जो एक अपराइटनेस और जो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस सिखाई जाती है तो और वो ऑनेस्टी तो और डिसिप्लिन बिल्कुल एकदम साइन क्वा नॉन हो जाता है जब आप फोर्स मेंबर होते हैं, तो बेशक वो मेरे को हेल्प करने वाला है। तो अभी आपकी जो जर्नी ये रही एजुकेशन की, इसमें क्या क्या चैलेंजेस आपके रहे लाइफ के अंदर, कुछ शेयर करना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? एज सच तो मैं मतलब जब गांव में भी पढ़ता था तब भी मैं थोड़ा होशियार हुआ करता था, बट जब गांव से आप शिफ्ट करेंगे शहर की तरफ, या जैसे मैं गांव से जब DPS में गया तो थोड़ा गांव में सिर्फ स्कूल इंग्लिश मीडियम था, जो आप शहर में जब जाएंगे तो स्कूल इंग्लिश मीडियम नहीं है, उसमें मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी इंग्लिश है, एनवायरनमेंट आपको हाँ, उसी तरीके तो वो थोड़ा सा आपको लगता है कि कुछ टाइम के लिए कि आप एक्सक्लूडेड फील करते हैं, आपको लगता है कि क्या मैं पीछे तो नहीं हूँ, बट जब आप मेहनत करते हैं तो बेशक आप आगे चले जाते हैं। तो वही फिर हम जब कॉलेज गए तो वहाँ फिर हम अच्छा परफॉर्म करे, फिर हम D स्कूल गए तब भी हमने अच्छा परफॉर्म किया, बट जैसे कि अब फिर वही है कि मैं यहाँ से मेरा कॉलेज जो है 65 किलोमीटर वन वे होता था, मैं 3 घंटे सुबह जाना 3 घंटे शाम को आना, उसके बाद पढ़ना भी होता था, बाकी फिर मेरी NDA की प्रिपरेशन वो सब भी मैं करता था, तो उस तरह से तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। बट अगर आप क्या कहते हैं जब लगन होती है तो आदमी फिर कुछ भी घंटे जनरली आपकी पढ़ाई होती थी, रीडिंग कितने टाइम करते थे आप? अब जैसे मैं इन सर्विस कैंडिडेट हूँ तो मेरे लिए पूरे दिन में छोटे छोटे टुकड़े 10 मिनट 20 मिनट 1 घंटा आधा घंटा इस तरह से जोड़ के मैं कुल मिला के 3 से 4 घंटे वीकडेज में पढ़ पाता था। बेस तो आपका स्ट्रॉन्ग था ही। हाँ, मतलब वो पहले से CAPF के टाइम से मैं प्रिपरेशन कर ही रहा था, तो कंसिस्टेंसी ने बेशक मेरे को हेल्प तो किया है। अच्छा, आप जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, गांव में हैं, साधनों के अभाव में हैं और कई बार मॉरली इतने डाउन हो जाते हैं कि एंट्रेंस दिए कि 1-2 जगह नंबर नहीं आया, आपका भी मुझे लग रहा है कई बार में नंबर आया। हाँ, मेरा चौथा अटैम्प्ट था। आपने चौथा अटैम्प्ट दिया। हाँ। तो आप ऐसे जो लोग हैं जो पहले दूसरे में ही या तीसरे तक भी जाके नर्वस हो जाते हैं और जो संसाधनों के अभाव में हैं, ऐसे लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सिर्फ उनको यही बोलूँगा कि आपकी आखिर में जो कंसिस्टेंसी और जो जीविसा जिसकी हम परसीवरेंस जिसकी हम बात करते हैं वो मैटर करती है। बहुत सारे लोग पहले अटेम्प्ट में भी निकालते हैं, बहुत सारे लोग छठे में निकालेंगे, बहुत सारे 10वें में भी निकालते हैं। अगर आपके अंदर करने का जज्बा है तो आप बेशक पार होंगे। सफलता असफलता बिल्कुल कोशिशों का हिस्सा है, मैं भी इससे अछूता नहीं रहा हूँ। मैंने भी अपने जीवन में कई तरह से देखी होंगी, सर्विस में भी देखी, उसके बाद भी, उसके पहले भी। तो वो आप उनसे किस तरह से पार पाते हैं, किस तरह से आप सफल उसके बाद होंगे। जब असफलता आपको घड़ रही है, आप जो एक एज एन इंडिविजुअल पॉलिश होते हैं, जब आप फेल होते हैं तो वो सब चीज़ें जो हैं आपको एज एन इंडिविजुअल बहुत अच्छा बनाएंगी। और जो आदमी कई सारे अटैम्प्ट के बाद आता है तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि उसको वो बेहतर एम्पैथाइज कर सकता है बाकी लोगों की परेशानियों से या उनके फेलियर से, तो बैलेंस भी हो पाता हो, बैलेंसिंग पावर भी उसकी बिल्कुल। ह्यूमिलिटी तो मतलब आ ही जाती है जब आप कई सारी फेलियर्स देख लेते हैं, तो वो भी अच्छा। एक बात बताइए कि आप एक ऐसे समाज में हैं जहाँ धोती कुर्ता टोपी ये पहनावा हमारे बुजुर्ग इस क्षेत्र के पहनते हैं, तो जब आप अफसर बन जाएंगे तो ऐसे जो बुजुर्ग आपके सामने आएंगे तो जाहिर आपको फील होगा कि शायद हमारे जैसे ही हमारे बुजुर्ग हैं।
ऐसे लोग ना ऑफिसर्स जब बन जाते हैं तो हम लोग देखते हैं, क्योंकि हम तो जर्नलिज्म में है, कि उनको ना एंट्री नहीं करने देते और अंदर बैठा हुआ आदमी भी कई बार जो उनको इग्नोर करता है। तो इस पे आप क्या, इसका आपका क्या सोचना है इस चीज़ पर? मेरी तो सिर्फ सीधी सादी सोच ये है कि जो पेड़ को अपनी जड़ का नहीं पता तो आज नहीं तो कल किसी भी आंधी में गिर जाएगा। हम इस परिवेश से उठ के गए हैं, और सिर्फ मैं मेरे खुद के परिवेश की बात नहीं कर रहा हूँ। भारत इतना विविध देश है, बिल्कुल, तो यहाँ तरह तरह के परिवेश हैं, तरह तरह के परिधान हैं, बोली हैं, भाषाएं हैं। तो हमको सिर्फ किसी को उसके पहनावे, उसकी बोली, उसकी भाषा के आधार पर एक्सक्लूड नहीं कर देना है। हम देश सेवा के लिए आए हैं, हमारा वही मकसद है, तो हर नागरिक की सेवा करना हमारा मकसद है। तो चाहे कोई किसी भी हालत में आए, फटे हाल आए, चाहे सूट बूट पहन के आए, एज ए अधिकारी मेरा एक कर्तव्य है कि मैं सबको अपनी पूरी ईमानदारी से जो मैं अच्छा कर सकता हूँ वो करूँ उनके लिए। बिल्कुल भाई, बात क्या है कि चाहे पॉलिटिशियन हो चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, सब लोगों को डेमोक्रेसी में, या आपका ब्यूरोक्रेसी है, क्योंकि हमारा देश जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसमें सब लोग जो है जनता के भले के लिए अपॉइंट होते हैं। बिल्कुल। और वो जनता का भला तो करते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई नहीं होता, लेकिन बहुत ज़्यादातर देखा गया है कि उन लोगों को ही डिमोलाइज किया जाता है। मतलब जो मालिक है वो तो बेचारा नौकर दास्ता वाली स्थिति में रहता है, और जो नौकर हैं वो शहंशाह वाली स्थिति में रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एजुकेशन का भी फ़र्क, मैं मानता हूँ कि एजुकेशन का भी प्रभाव है। खैर, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके कि आप एक होनहार अफसर हैं और हम भी एक अफसर के साथ बैठकर बात कर रहे हैं। बिल्कुल, ये मेरा भी सौभाग्य है। बिल्कुल, और आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, क्योंकि पूरी ज़िंदगी आदमी, क्योंकि आप हमेशा जॉब में भी नहीं रहेंगे, उसके बाद भी आपको पब्लिक डोमेन में ही आना है। ये सब सारी चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, और बाकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप यूं ही हमेशा तरक्की करते रहें, ईश्वर आपको सही सलामत रखे, यही दुआएं हमारी। तो दोस्तों, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ थे IPS आलोक भाटी जी से बात करके बड़ा अच्छा लगा, और आप बिल्कुल ग्राउंड से जुड़े हुए इंसान हैं, और मुझे आशा है कि ये अपने भविष्य में अपनी जड़ों को ऐसे ही थामे रखेंगे और निरंतर जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। तो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। आप देखते रहिए रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। नमस्कार।